संगम की धरती पर 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। एक तरफ तंबुओं का शहर आबाद हो रहा है तो दूसरी तरफ अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। शैव और उदासीन परंपरा के अखाड़ों के बाद बैरागी परंपरा के अखाड़ों ने भी भूमि पूजन कर कुंभ का शंखनाद कर दिया है। पुरंदराभ्यां नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, नगर देवताभ्यो नमः, एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। अखाड़ों के भूमि पूजन के साथ ही संगम की रेती पर तंबुओं का शहर आबाद होने लगा है। शैव परंपरा के 7 अखाड़ों, उदासीन परंपरा के 2 और सिख परंपरा के 1 अखाड़े के भूमि पूजन के बाद बैरागी परंपरा के 3 अखाड़े, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़े का भूमि पूजन विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। संतों ने कहा कि 2025 के दिव्य और भव्य महाकुंभ को देखने के लिए पूरा विश्व आतुर है। 2024-25 के महाकुंभ को विश्व दिव्य और भव्य देखने के लिए आतुर है और हमारे अखाड़ों के दर्शन के लिए पूरा विश्व प्रतीक्षारत है कि कब वो दिन आएगा कि जब हम अखाड़ों के ध्वज को और उनकी भूमि को प्रणाम करेंगे। उसी क्रम में हमारे वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों का आज भूमि पूजन, उनकी अध्यक्षता श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में और दिगंबर अनी अखाड़े के पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में यह तीनों पूजन आचार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। पूजन का मतलब ही है कि निर्विघ्नता पूर्वक यह अखाड़ों में पूरे कुंभ में आए हुए भक्तों को आना और जाना, यही हमारे संतों का प्रार्थना होता है और अखाड़े हमेशा विश्व की कामना के लिए और रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। भूमि पूजन के मौके पर तीनों अन्य अखाड़ों के वैरागी संत महात्मा मौजूद रहे। बैरागी संतों ने महाकुंभ के सफल आयोजन की मां गंगा और यमुना से कामना की। बैरागी संप्रदाय के संत महात्माओं ने योगी सरकार के महाकुंभ 2025 के व्यवस्थाओं की सराहना की है। तीनों अन्यों के संत महात्माओं ने कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह से 2019 का दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था, उससे भी बेहतर 2025 का महाकुंभ होगा। तीनों अखाड़ों का यहाँ जो है भूमि पूजन किया गया और जितने वैष्णव समाज के संत महात्मा है, खास करके खाक चौक के अध्यक्ष और महामंत्री सतुआ बाबा, ये सब मिल के तीनों अखाड़ों के महंत मंत्री भूमि पूजन कर रहे हैं और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत आज से रावटी तंबू लगाना चालू हो जाएगा और जैसे ही प्रशासन जमीन देगा तो अलॉटमेंट भी जारी हो जाएगा। कब आगे छावनी क्या कार्यक्रम होंगे? अब छावनी है, भूमि पूजन हो गया तो आप समझ जाओ कि जो है सामने जो भी व्रत किया है हर कुंभ की तरह वो किया जाएगा। आप सबको भव्य और दिव्य जैसा जो है आदरणीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी या महिला अधिकारी बात करते हैं, वैसे ही भव्य और दिव्य देखने को मिल रहा है। वैरागी संप्रदाय के संत महात्माओं ने कहा कि भूमि पूजन के बाद जल्द ही अब छावनी का निर्माण पूरा होगा। इसके बाद महाकुंभ के दौरान अखाड़ों में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। यूपी में कांग्रेस ने अपने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। अब नए सिरे से समिति का गठन किया जाएगा जिसमें खासतौर पर युवाओं पर फोकस करने की तैयारी है। हालांकि हाल ही के दिनों में यूपी में कांग्रेस संगठन का कोई मजबूत ढांचा नहीं दिखा। जमीनी स्तर पर लंबे अरसे के बाद 2019 में संगठन बना था, लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं। आगे 2027 विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आए बेहतर परिणाम से उत्साहित है और नए संगठन के साथ 27 के चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान कर दिया है। यूपी में कांग्रेस ने सभी समितियों को भंग कर नए सिरे से कमेटी गठित करने का प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के एजेंडे के तहत इस बार टीम गठित होगी।
राहुल गांधी सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसी के चलते दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को उत्तर प्रदेश संगठन में जगह देने की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि सभी कमेटी भंग हो चुकी है, लेकिन अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। मैं निश्चित तौर से प्रस्ताव भेजने का मुख्य कारण ये था कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो आवाज़, जो जनता की आवाज़ आज ये आ रही कि कांग्रेस को मजबूत करना है। आज देश के जो हालात हो चुके हैं, जो प्रदेश के हालात हैं, आज हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की कोई बात नहीं करता। आज जो है फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं। इन सब का जवाब अगर है तो कांग्रेस है। कांग्रेस को मजबूत दिखना चाहते हैं। ये सब मद्देनजर देखते हुए कि एक नई टीम, नई पौध के साथ हम लोग काम करेंगे, ये निर्णय लिया गया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसमें हमें जो निश्चित तौर से उनका जो फैसला आया है, हम निश्चित तौर से उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हाल के दिनों में यूपी संगठन का कोई मजबूत ढांचा नहीं दिखा है। यूपी में जमीनी स्तर पर लंबे अरसे के बाद 2019 में संगठन बना था, जिसे प्रियंका गांधी ने अपनी निगरानी में बनवाया था। लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। राज बब्बर, अजय लल्लू और बृजलाल खाबरी के बाद अब अजय राय अध्यक्ष बनाए गए। इस दौरान कांग्रेस 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव हारी, जबकि 2024 के चुनाव में सपा से गठबंधन करने के बाद उसे 6 सीटें मिली। इसलिए कांग्रेस ने यूपी संगठन को भंग कर नए सिरे से तैयार करने का प्लान तैयार किया है। जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता, जो मजबूत हमारे साथी हैं, वो सब लोग साथ काम कर रहे हैं और आने वाले 2 से ढाई महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में आपको बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का मैं नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप चाहेंगे तो सीधे उनसे नंबर मिलाकर किस बूथ पे काम करते हैं, किस जिले पे काम करते हैं, बूथ संख्या क्या है, उस पर वो काम करते हैं, वो आपको बता पाएंगे। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और दिन रात, अब ये आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही संघर्ष का और ये मजबूत का है, क्योंकि आम जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। कांग्रेस कमेटी के भंग किए जाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि संगठन में तमाम ऐसे नेता हैं जो एक्टिव मोड में काम नहीं कर रहे थे। कांग्रेस में पद को लेकर बैठे हुए थे और कुछ जगह नेता पार्टी भी छोड़ चुके हैं। इस तरह कई जिलों में जिला अध्यक्ष ही नहीं है। ऐसे में खाली पड़े पदों और निष्क्रिय नेताओं की छटनी करके संगठन में तेज तर्रार नेताओं को जगह देने के लिए प्रदेश की कमेटी को भंग कर नए तरीके से बनाने की रणनीति बनाई गई है। अजय राय का दावा है कि अब जल्द ही पार्टी के लिए समर्पित युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। हमारा जो काम है प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करना, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक खड़ा करना, उसके लिए हम सब लोग यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सब कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उस पर अमल कर काम करेंगे। किस गठबंधन, किसके साथ क्या, कौन से दल के साथ होगा, यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, निर्णय वो लेंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है। यूपी में कांग्रेस तमाम सियासी प्रयोग करके देख चुकी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसके बाद से ही हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पहले नए सिरे से प्रदेश संगठन को अमली जामा पहनाने का प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया और कहा, जब तक जिन्ना की आत्मा वहां रहेगी तब तक अराजकता जारी रहेगी। सीएम योगी ने इस दौरान हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र किया और संविधान की किताब लेकर चलने वाले लोगों पर भी निशाना साधा, जिस पर सियासत होती दिख रही है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने ननकाना साहब को लेकर भी बयान दिया और कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हाँ, और नारा दिया है, एक है तो सेफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है। भले ही कांग्रेस या विपक्ष के बड़े नेता इस पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन सीएम योगी ने जो बयान दिया उससे एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र कर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का विरोध किया।
योगी ने कहा कि जिन्ना की आत्मा अभी भी बांग्लादेश में बसती है और जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही विपक्ष पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि हैदराबाद निजाम के लोगों और पाकिस्तान समर्थक ने अंबेडकर को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं झुके। हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य और चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया। पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर सिखों के गुरुओं के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र कर ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी के दोनों बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इस बयान को 100 आने सच बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक बयान बता रही है। योगेंद्र मंडल जो दलितों के नेता थे और जिन्ना और हैदराबाद के निजाम के बहकावे में आकर पाकिस्तान चले गए, वहां के लॉ मिनिस्टर बने, वहीं अंबेडकर जी भारत के लॉ मिनिस्टर बने। और आज सबको पता है कि योगेंद्र मंडल जी को अपने जीते जी पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत आना पड़ा और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। वहीं आज भारत में अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो किसी से छिपा नहीं है। दरअसल में आप बांग्लादेश की उस आग को उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में लपेटकर उसके वोट में उसको परिवर्तित करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो इस देश के पूरे संवैधानिक ढांचे के लिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक दिन पहले भी सीएम योगी ने यही मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि 500 साल पहले अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर के सेनापति की हरकतें और अब बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की प्रकृति और मंशा एक ही है। फिलहाल जिन्ना वाले बयान पर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एमएसपी, कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर किसान आंदोलन 3.0 शुरू हो चुका है और इस बार भी आंदोलन का केंद्र बना है अंबाला का शंभू बॉर्डर, जहां से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और किसान कल ही दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसकी वजह से हजारों प्रदर्शनकारी किसान पुल पर जमा हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग उखाड़ कर फेंक दी गई और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पीछे नहीं हटेंगे, गोली खाने के लिए तैयार है किसान का बच्चा। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश में हैं। हालांकि इस बार किसानों का दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं है। दिल्ली बॉर्डर से काफी दूर पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा और यूपी की पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ी है। शंभू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिरसा टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेसवे, प्रदर्शनकारी किसान इन चारों जगहों पर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए हजारों की तादाद में जमा हुए हैं, लेकिन पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं आ पा रही है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ आगे बढ़े। पुल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पुल के बीचों बीच लगे पर्दे को हटा दिया। इस पर्दे को पुलिस ने लगाया था। उनका साफ कहना है कि इस बार उन्हें कोई दीवार, कोई बाधा दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। हर प्रदर्शनकारी किसान यही कह रहा है कि या तो दिल्ली जाएंगे या तो मरेंगे।